नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की डिक्टेशन है मेवाड़ बुक से। डिक्टेशन संख्या है 85, 86, 87 और स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। तो लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले कई विषयों पर बोल चुका हूँ। अंत में मैं गुट निरपेक्षता के मामले पर आना चाहता हूँ। सन 1950 के प्रारंभ में विश्व के मामलों में यह एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कदम था। एक तरफ विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब हम उपनिवेशवाद से छुटकारा पा रहे थे, तो दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र के समान विश्व विभाजन के प्रयास किए जा रहे थे। परंतु बहुत से नेताओं ने, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम किसी के साथ क्यों रहें, हम अभी अभी उपनिवेशवादी शासन से मुक्त हुए हैं, हम किसी का पक्ष क्यों लें। और इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने संघर्ष को रोकने के लिए बहुमूल्य भूमिका अदा की थी। परंतु अब क्या हो गया है? परेशानी में डालने वाली द्विध्रुवता समाप्त हो गई है। आधुनिक मानव इतिहास में सबसे अधिक विस्मयकारी घटना यह घटित हुई थी कि सोवियत संघ समाप्त हो गया है। बिना किसी युद्ध के ही नाम और झंडे गायब हो गए। यह एक आश्चर्यजनक बात है। प्रश्न यह नहीं है कि इससे कुछ लोगों को दुख हो सकता है तो कुछ को प्रसन्नता हो सकती है। प्रश्न यह है कि अब दो ध्रुव नहीं हैं। इसलिए क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन की पुनः व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम इसे गुट निरपेक्ष ही कहते रहें? और यदि हम इसे इसी नाम से पुकारना चाहते हैं, तो अब इसकी आर्थिक मामलों से क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर आज विश्व परिदृश्य की ओर देखा जाए तो अभी भी बहुत असमानता है। हमारे क्षेत्रीय गुटों के बारे में क्या विचार हैं? उदाहरणार्थ, क्या हमें सार्क को, जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, महत्व नहीं देना चाहिए? ऐसा लगता है कि हम अपने पड़ोसी के साथ स्थायी और अंतहीन विवाद में फंसते जा रहे हैं। मेरे कहने का मूल मुद्दा यह है कि इन विश्वास, मूल्य और विचारों की पुनः व्याख्या की जानी चाहिए। केवल गुट निरपेक्षता और समाजवाद के मंत्रों के जाप से अब काम नहीं चलेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? स्पष्ट रूप से हम चौराहे पर खड़े हैं और हमारी व्यवस्था में आज मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। संविधान शासन का मुख्य तंत्र है। अब तक 71 संशोधन किए जा चुके हैं और गणमान्य लोगों के द्वारा संशोधन के संबंध में अनेक सुझाव दिए गए हैं, जिसके अनुसार संशोधन किया जाना है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम अपने समक्ष उपस्थित समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक रूप से विचार करेंगे, तब निश्चय ही हम एक सुस्पष्ट रचनात्मक उपाय ढूंढ निकाल सकते हैं। प्रदेश के
मुख्यमंत्री इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि विभिन्न राज्यों की कर प्रणाली के नियमों और कानून के बीच एक रूपता होनी चाहिए और इसके लिए पश्चिम क्षेत्र के 4 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित होनी चाहिए। इस बैठक को हमारे प्रदेश के अंदर आयोजित करने के विचार से शासन तैयार है। इसी तारतम्य में वे प्रदेश के व्यापारी और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से उपरोक्त संबंध में चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर वहाँ वित्त मंत्री जी भी हाजिर थे। उस वक्त चर्चा के दौरान बताया गया कि प्रदेश में कर प्रणाली के संबंध में निर्णय लेने के पूर्व हमने व्यापारी तथा प्रभावितों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया है और आज भी महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात से शासन का निरंतर संवाद कायम है। हम व्यापार के क्षेत्र में बहुबिंदु कर प्रणाली के पक्षधर कभी नहीं रहे हैं। हमारा प्रयास यह है कि कर प्रणाली सरल सहज हो ताकि उससे व्यापारी और औद्योगिक संगठनों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रदेश के अंदर औद्योगिक अधोसंरचना का विकास करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। हमारा शासन और सरकार चाहती है कि प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बना रहे ताकि प्रदेश का औद्योगिक विकास और अधिक गति से हो सके। इस मौके पर वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी विविधताएं हैं। खनिज, उद्योग, विद्युत एवं अन्य क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के व्यावसायिक संबंध बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के साथ निरंतर बने हुए हैं। इसलिए पश्चिमी राज्यों से कर प्रणाली की एकरूपता पर विचार करने के दौरान इस विविधता का भी ध्यान रखने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि समान कर प्रणाली बनाने के लिए पश्चिमी राज्यों के व्यापारी संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देकर उनकी सराहना भी की गई। साथ ही साथ इस बात पर भी बल दिया गया कि इन राज्यों में टैक्स से संबंधित नियम और कानून में समानता और एकरूपता होनी चाहिए। उन्होंने अधोसंरचना के विकास के लिए विद्युत, जल एवं कच्चे माल के संसाधन जुटाने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में समानता लाने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। प्रारंभ में फिक्की के महासचिव श्री मदान ने बताया कि इन 4 राज्यों में शासन और व्यापारिक समुदायों के बीच निरंतर और लगातार संवाद बना रहे और इसके लिए चारों राज्यों के संगठनों की एक समिति का भी गठन किया गया है, जो कि बहुत अच्छा कदम है। अध्यक्ष महोदय, जितने भी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। कतिपय सदस्यों ने अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत समस्या बताई है। आपकी सभी बातों को नोट किया गया है। इस संबंध में हम संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित कर देंगे। जो काम परिधि में होगा
और नियमानुसार हो सकता है और जिसमें थोड़ी बहुत कठिनाई भी होगी, उन सारे काम को करेंगे, सभी का जवाब देंगे। कृपया अलग अलग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभापति जी, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब, गांव में पाला पड़ गया है और हमारी फसल नष्ट हो गई है। स्टॉप।